हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 12 फरवरी 2023 को लिया जाएगा उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 68वीं प्रारंभिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र। टोटल इसमें 11 मॉडल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 1 से लेकर के 5 तक को मैंने कवर करा दिया था और आज इसमें हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 6 यानी कि सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है, सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक वाले वीडियो को, तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी 68वीं बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 12 फरवरी 2023 को लिया जाएगा उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 6 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हैं। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो टोटल 34 हैं। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 जो है अन्य न्यायाधीश है। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, और इसी प्रकार से मैंने दृष्टि आईएएस का भी 1 से लेकर के 5 सेट तक यानी कि टोटल 5 सेट मैंने दृष्टि आईएएस का कराया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा द्वितीय वाचन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन जो है यह आर्टिकल 243I में है। देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज और साथ ही साथ जो नगर पालिका है, नगर निगम है, इनसे संबंधित एक अलग स्पेशल वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा। आज ही मैं आपको कवर करवा दूंगा, उसमें सभी आप यहाँ से डिटेल से देख लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित इसमें से नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये आयरलैंड से नहीं लिया गया है, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। मनोनयन जो है, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सुमेलित नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष के साथ रखा गया है किसको? भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की बात की जा रही है। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम चुनना है। अवरोही बोले तो बताइए, अवरोही बोले तो घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यहाँ पर देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का टोटल कितना है? 31 है। क्लियर? उसके बाद महाराष्ट्र का अगर बात करें तो 19 है, तमिलनाडु का 18 है और बिहार में 16 राज्यसभा की सीटें हैं। तो ये वाला क्रम जो होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन जो है यह कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो ये राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लिखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और भीमराव अंबेडकर जी ने इसको क्या कहा था? संविधान का आत्मा कहा था। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 355 में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, बताइए, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए जो पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कौन थे?
जाकिर हुसैन साहब और फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो बी और सी हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसके पद से हटा नहीं सकता है? देखिए, इसमें से एक मैं आंसर बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक तो हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, और दूसरा आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसके यहाँ पर जो है उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर होंगे, एक मैंने बता दिया और दूसरा जो बच रहा है आप कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ेंगे कि किसी भी वित्त विधेयक को विधान परिषद में अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ऑब्वियसली आपको याद होगा 14 दिन, जो कि उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा और ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, देखिए आधुनिक बिहार के इतिहास। भारत में बिहार में यूरोपीय कंपनी के आगमन से लेकर के 1942 भारत छोड़ो आंदोलन तक एक ही वीडियो में मैंने कवर कराया हुआ है। अगर आप इतना देख लेते हैं तो आपका आधुनिक बिहार का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। प्राचीन बिहार के इतिहास को भी मैंने कवर करा दिया है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। पूरा बिहार का इतिहास मैंने आपको कवर करा दिया है। बहुत ही अच्छे अच्छे MCQ हैं, वहीं से प्रश्न BPSC में बनते भी हैं। देखिए, भारत में एकल संक्रमणीय मत्र प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है राज्यसभा के चुनाव में और विधान परिषद के चुनाव में। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा एक से अधिक। निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? तो ऑब्वियसली ये ध्रुवन जो है, पोलराइजेशन, ये ध्वनि का नहीं, ये प्रकाश का है। उसके बाद देखिए मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो मोल्ड जो आते हैं यह आते हैं फंगी के अंतर्गत, फंजाई हो जाएगा। डायप्टर निम्न में से किसके बराबर होता है? तो एक डायप्टर जो है, लेंस की क्षमता जो है डायप्टर में मापी जाती है। एक डायप्टर बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 DM मीटर। यहाँ पर देखिएगा, चलिए ऐसे इसको लिख सकते हैं आप, क्लियर, 1 DM अपॉन मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से तापमान की SI इकाई क्या है? तो तापमान की SI इकाई जो है यह केल्विन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है? तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए वीडियो के लास्ट में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से गामा किरणों की प्रकृति है, गामा किरणों की प्रकृति, तो ये हो जाएगा आपका उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो देखिए फ्रेंड्स, KEDA आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, KEDA, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे कीड़ा, कीड़ा मकोड़ा जो होता है ना, कीड़ा। अब देखिए ये कीड़ा जो होता है ये जल में नहीं घुलता है, आपको ऐसे याद रखना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कीड़ा जल में नहीं घुलता, ऐसा हमें मतलब ऐसा नहीं है कि वो वसा में घुल जाएगा, जल में नहीं घुलेगा। एक मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, कीड़ा जल में नहीं घुलेगा, कीड़ा कहाँ घुलेगा, कीड़ा घुल जाएगा वसा में। तो ये जितने भी विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील है, और बाकी आपका बच गया विटामिन बी और विटामिन सी जो कि जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर, अब आपको याद रहेगा। चलिए विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें, राइट आंसर बताइएगा इसका क्या होगा? क्योंकि इसमें शक्ति की हानि अधिक होती है। तो शक्ति की हानि अधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो ये 0.1 सेकंड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में DNA होता है? तो DNA जो होता है ये नाभिक के अलावा जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और हरित लौक में होता है। तो यानी कि 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जलीय फॉर्म कौन सा है? तो ये एजोला है। निम्न में से किसमें फॉर्मिक यानी कि मेथोनिक अम्ल पाया जाता है? तो मेथोनिक जो है ये चींटी के दंश में, बिच्छू के दंश में और मधुमक्खी के दंश में पाया जाता है। तो 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व जो है ये मैंगनीज हो जाएगा इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया का उदाहरण है? तो श्वसन जो है एक मंद दहन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो पादप कोशिकाओं में केवल पूछा गया है, तो ये आपका प्लास्टिड हो जाएगा, ठीक है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद देखिए किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये परमाणु क्रमांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उष्मागतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है इसमें से?
तो ये आपका सबसे सर्वाधिक अस्थायी रूप जो हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो एक तो यहाँ पर देखिए सोडियम बेंजोइट दिया गया है और पराबैंगनी किरण का भी किया जाता है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है? इसमें से सुमेलित नहीं है तो देखिए जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन सही है, कोल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन और हाइड्रोजन सही है, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन सही है, सीएनजी जो है या ब्यूटेन और प्रोपेन नहीं है। सीएनजी जो है आपको याद रखना है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यह जो है क्या है मीथेन और इथेन है। ठीक है, तो यही वाला सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सत्य है? गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, बताइए सही दिया गया है या इसमें से गलत दिया गया है? तो देखिए ये सही दिया गया है। ठीक है, सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये गलत दिया गया। इसमें सिरका में एसिटिक एसिड होता है। सिरका का परिरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, सही है। और सिरके में एथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये भी जो है 4 जो है सही है। तो 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर दिया जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा भी होता है और होल्स यानी कि दोनों के द्वारा होगा। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? 3 कक्ष वाला। तो 3 कक्ष वाला हृदय जो होता है ये उभयचर और सरीसृप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी? तो अगर दुगुना बढ़ा दिया जाता है तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न शायद पहले भी मिला है इसी बुक में। यहाँ पर देखिएगा माता और पिता का रक्त समूह है और यहाँ बच्चों में संभावित रक्त समूह है। तो ए और ए यानी कि माता और पिता ए है तो ए बच्चा का संभावित ए और ओ होगा। तो यही वाला गलत दिया गया, बाकी सभी सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है ये म्यूकोपेप्टाइड, यहाँ मैं लिखता हूँ म्यूकोपेप्टाइड या फिर पेप्टिडोग्लाइकजन या म्यूरिन, ये तीनों नाम आपको याद रखना है, इससे बनी होती है। ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड एक हो गया, दूसरा या फिर कहिए कि पेप्टिडोग्लाइकोजन और म्यूरिन से बनी होती है। कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा जीवाणु, अमीबा ये सभी जो हैं एक कोशिकीय हैं। कवक जो है यह एक कोशिकीय नहीं है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो संवहन हो सकता है द्रव और गैस में। संवहन हो सकता है द्रव और गैस में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चालन जो होता है ये ठोस में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो ये उत्परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस? तो ये ऑक्सीजन नहीं होगा, बाकी CFC, CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन ये सभी हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों का कोष प्रतिभूति बेचना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 47 नंबर की सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो ये किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 2011-12 में। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से सही कथन की पहचान करना है। वर्तमान में सिंचाई साधनों के विस्तार के कारण भारतीय कृषि मानसून पर आधारित नहीं है, बताइए। तो ये आपका सत्य कथन जो है ये गलत दिया गया है, बिल्कुल मानसून पर आधारित अभी भी है। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आती है, ये सही दिया गया है। ठीक है, बादामी क्रांति का संबंध मूंगफली के उत्पादन से है? जी नहीं, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? आप कमेंट करके बताइए।
ये सब बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति, ये सब बताइए। बादामी क्रांति बताइएगा किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसमें से केवल 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार कब आरंभ की गई थी। तो ये कब आरंभ की गई थी, ये की गई थी वर्ष 2000 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का है। तो ये जीएसटी है, वस्तु एवं सेवा कर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा इसमें से सुमेलित है, एक तरफ समिति दिया गया है और ये किससे संबंधित है। तो देखिए सभी के सभी समिति संबंधित है, एक बार ध्यान से पढ़िए। पीआर खन्ना समिति एनपीए की रूपरेखा परिवर्तन हेतु, आरबी गुप्ता समिति कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार हेतु, पीआर नायक समिति लघु एवं मध्यम उद्योगों के ऋण हेतु, और अभिजीत सिंह समिति लंबी अवधि के लिए खाद्य नीति तैयार करना। सारे के सारे सुमेलित हैं, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो फिलिप्स वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी कथन असत्य नहीं दिया गया है, सारे के सारे कथन जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में सही दिया गया है। शुरुआत 2015 में, जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये का, बीमा की प्रीमियम राशि 330 रुपये, और इस योजना की जो लाभार्थी हैं या 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति होंगे। तो सारे के सारे कथन सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल हैं। तो ये चारों शामिल हैं, ठीक है। चारों हैं पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, और निवेश का वित्त पोषण। तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस उपायों के द्वारा सरकारी घाटे की कमी की जा सकती है। तो यह जो उपाय है यह आपका व्यय में कमी और करों में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। सारे के सारे इसमें से भी सत्य कथन जो है दिए गए हैं। मुगल सम्राट स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार नवाब मुर्शिद कुली खां था, मुगल सम्राट के द्वारा। सही है। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ लाया, मुर्शिदाबाद लाया। मुर्शिद कुली खान ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था का आरंभ की, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 सारे के सारे सही हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था। तो एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो इसमें भाग कौन कौन नहीं लिए थे। तो इसमें भाग नहीं लिए थे आपका साहूकार, उसके बाद शिक्षित वर्ग और जमींदार। तो 1, 2, 3 और 5 राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3 और 5 ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसके या किनके प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीके करबे की प्रयास से। उसके बाद देखिए 1935 में भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं। तो यह संबंधित है राष्ट्रकूट से। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग था, याद रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिए बंगाल विभाजन की स्थिति को प्रभावी हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 1905 से। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में काबुल में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था। ये राष्ट्रपति बने थे उसमें। राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस चंदेल राजा ने, यहाँ बनाइएगा, महमूद गजनवी का मानना किया था। तो ये विद्याधर। दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये अध्यक्ष कौन थे बताइए, आगा खां। चलिए 67 नंबर देखिएगा कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो भाग लिए थे ये 1901 के कोलकाता अधिवेशन। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कहेंगे कि गांधी जी तो 1915 में भारत वापस आए थे, 9 जनवरी 1915 को। तो फिर ये कलकत्ता 1901 वाले अधिवेशन में कैसे इन्होंने भाग लिया। जी, स्वदेश दौरे पर आए हुए थे गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था। तो ये गठन किया था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 1 से अधिक। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए यहाँ पर साइमन कमीशन की रिपोर्ट,
साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है आपका मार्च 1930 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मार्च 1930। ठीक है, पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ मैं आपका मार्च 1930। सांप्रदायिक पंचाट ये आपका हो जाएगा 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, 1932। और दिल्ली समझौता को और एक नाम से जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। तो अब इसको आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। ये पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है E.M. फॉस्टर ने। ठीक है, पाइक विद्रोह के नायक कौन थे? पाइका विद्रोह के नायक थे बख्शी जगबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? तो 1877 में घोषित किया गया था। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता हुआ था कब बताइए? तो ये फ्रेंड्स हुआ था कब गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, ये पूछा गया कि गांधी इरविन में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सप्रू समिति का गठन किसके लिए किया गया था? सप्रू समिति तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में किया गया था 1934 में बेरोजगारों की समस्या की समीक्षा हेतु। ठीक है, तो बेरोजगारी की समीक्षा हेतु। चलिए उसके बाद देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था, ऑप्शन नंबर बी। और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो हरि विजय सूरी को दिया था। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है? तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कौन सा जोड़ा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए चंदेरी का युद्ध जो है ये 1530 में नहीं हुआ था, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। यही वाला गलत है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी सुमेलित दिए हैं। उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? सबसे कम समय तक खिलजी ने किया, सबसे अधिक समय तक तुगलकों ने शासन किया था। मैसूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था, मोहम्मद शाह हो जाएगा। ठीक है, नादिर शाह इसे आक्रमण किया था और नादिर शाह इसी के समय में, और मैसूर सिंहासन जिसको कि तख्त ताउस कहा जाता था, और कोहिनूर हिला को लेकर के चला गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की है? प्रोटो हिस्टोरिक है, यानी कि आद ऐतिहासिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता है, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए 4 विभिन्न बौद्ध संगतियों का आयोजन करवाने वाले शासकों का सही क्रम सबसे पहला किसके समय में हुआ था? बताइए, सबसे पहला हुआ था किसके समय में? तो अजात शत्रु के समय में, दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में, और चौथा कनिष्क के समय में। ठीक है, चलिए आयुर्वेद के आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक संहिता इन्होंने लिखी है, चरक कनिष्क के दरबारी थे। कौन सही सुमेलित इसमें से? तो इसमें से देखिए सही सुमेलित जो है सारे के सारे सही सुमेलित है। ठीक है, होयसल वंश, विष्णुवर्धन, हून वंश, तोरमन, गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, कुषाण, कुजुल कडफिसस। ऑप्शन नंबर ई उपरिक्त में से एक से अधिक। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो यह अशोक का शिलालेख जो है पहला शिलालेख है। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली स्थापित की? तो ये किसने किया था? शिशुनाग ने किया था, शिशुनाग ने किया था, पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली लाया था। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था किस पंचवर्षीय योजना का? 5वीं पंचवर्षीय योजना का। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी?
तो यह 1948 को घोषित की गई थी। 6 अप्रैल 1948 को निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो इसमें से विधि नहीं है ब्याज दर कम करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय वित्त संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना है, बढ़ते क्रम में। देखिए, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR, तो ये आपका हो जाएगा 1987। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, ये आपका 1948। भारतीय लघु उद्योग विकास निगम CDB, ये आपका 1990। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI जो है ये आपका 1964। तो ये आप क्रम अब बना लीजिए। चलिए, निम्न में से किसे GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है? तो इसमें बाहर रखा गया है पेट्रोलियम को, बिजली को और अल्कोहल को। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, एक वित्तीय वर्ष के लिए, किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है? तो ये बजट घाटा वह धनराशि है जो केंद्रीय बैंक से सरकार को उधार लेनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संबंध में पूंजी खाता से नहीं है? पूंजी खाता से नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सेवाएं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है यह कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है प्रकाशित करती है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा मोजावे। मोजावे जो है यह कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर चयन करना है। एस्किमो क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। माओरी हो जाएगा आपका, माओरी न्यूजीलैंड। बुशमैन हो जाएगा आपका अफ्रीका और सेमांग हो जाएगा मलेशिया। 2 4 3 1 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 2 4 3 1। चलिए उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को जोड़ती है डोबर जल संधि। चलिए उसके बाद देखिए, निम्न में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो बूढ़ी गंडक की लंबाई सबसे ज़्यादा जो है ये पश्चिम चंपारण जिला में है। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस जिला की सीमा की रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो सबसे कम स्पर्श करने वाला जो बिहार का जिला है पश्चिम बंगाल से, वो आपका पूर्णिया है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं? तो ये अपना राज्य बिहार हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात सर्वाधिक किस जिले में है? गोपालगंज में। ठीक है, सबसे कम मुंगेर में है। निम्न में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? गंगा नदी की लंबाई सबसे कम समस्तीपुर में है। उसके बाद देखिए, पालकोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? पालकोंडा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो यह किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि शून्य रेखा कहलाती है। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा है। निम्न में से किस राज्य से होकर के भारतीय मानक समय अवमत्तर नहीं गुजरती है? तो ये इसमें से झारखंड से होकर के नहीं गुजरती है। चलिए, गरजता 40 प्रचंड 50 चीखता 60 क्या है? तो ये पछुआ पवन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी किस भाग में है? सब सैंडल पीक है, उत्तरी अंडमान में है। उसके बाद देखिए, भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ खोला गया है? तो फ्रेंड्स ये खोला गया लेह में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्वदेशी रूप से विकसित पहले कृत्रिम घटना कदम की शुरुआत किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने की है? IIT मद्रास ने किया है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो ये भारत हो जाएगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय के आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना है? तो ये बन गया है पेटीएम। वर्ष 2022 से 24 के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स ये चुना गया है अपना प्यारा भारत को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो ये पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बना है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा सैली ऐप लॉन्च किया गया है? तो सैली ऐप जो लॉन्च किया गया है ये केरल की सरकार के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? फियरलेस गवर्नेंस को लिखा है किरण बेदी ने। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो ये आपके यूरोपीय संघ हो जाएगा।
विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर किया गया? तो ये किया गया बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो ये बार्सिलोना स्पेन में किया गया। उसके बाद देखिए बोल्ट्जमैन पदक 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं कौन? ये बने हैं दीपक धर। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? ये भारत के द्वारा किया गया। किस यूरोपीय देश ने कोरोना को गंभीर बीमारी की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला किया है? यह देश कौन सा है? तो डेनमार्क है। कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस मंदिर को विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया है? यह मंदिर होयसल मंदिर है। वह कौन सा देश है, कौन सा देश भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना है? तो यह देश बन गया है कौन सा? नेपाल बना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो ये वियतनाम के द्वारा की गई। ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये राजस्थान की सरकार के द्वारा। भारत के किस खिलाड़ी को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया था किनको? तो नीरज चोपड़ा को। उसके बाद देखिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा 2025 तक की है? यह देश कौन सा है? तो बेल्जियम है। उसके बाद देखिए नीति आयोग द्वारा जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में समग्र सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसमें केरल रहा है। उसके बाद देखिएगा कि जुलजाना, यहाँ देखिए जुलजाना उपग्रह लॉन्चर हाल ही में काफ़ी खबरों में रहा था। यह किस देश से संबंधित है? तो यह ईरान का है जुलजाना। वर्ष 2021-22 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना थी? तो ये 46.3 हज़ार हो जाएगा। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2020-21 में कितना थी? 2.50% थी। उसके बाद की स्थित कीमतों पर जो है 2021-22 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्यवर्धित संवर्धन वार्षिक वृद्धि दर इसकी क्या है? तो फ्रेंड्स ये 3.9% है। वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का अवरोही क्रम सबसे ज़्यादा फिर कम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैनग्रोव वन है? सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद देखिए अगस्त 2022 में भारत के किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के सहयोग से 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है मॉरिशस के साथ। उसके बाद देखिए काठमांडू नेपाल में आयोजित सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो फ्रेंड्स ये बांग्लादेश ने जीता है। अपने स्कोर कमेंट करके बता दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।